नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आर्ट अकेडमी के चैनल पर। कल BEGS 183 की परीक्षा है और ये परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से है। तो आइए चलिए बात करते हैं इसकी कुछ मुख्य टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, रीडर एंड ट्रबल शूटर। Before we write anything, we should think critically in the following ways। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब हम एक लेखक के रूप में या एक पाठक के रूप में या एक ट्रबल शूटर के रूप में किस तरह से सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि क्रिटिकल का मतलब है आलोचनात्मक नहीं सोचना, यानी किसी चीज के अच्छे बुरे यानी सभी पहलुओं को प्रकट करना, उसको जानना। As a critical thinker, it means we have to think critically about all the information we have collected from different sources, including internet, books and journals। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम एक विचारक के रूप में, एक थिंकर के रूप में कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमने सूचना कहाँ से इकट्ठी की है, उस सूचना के स्रोत क्या हैं, वो हमने इंटरनेट से ली है, बुक से ली है या किसी पत्रिका से ली है। एज ए क्रिटिकल लिसनर मतलब कि एक आलोचनात्मक श्रोता के रूप में या लिसनर के रूप में, इट मीन्स वी हैव टू बी क्रिटिकल लिसनर एज वी हियर अबाउट एक्सपीरियंस, बिलीव्स एंड आइडियाज ऑफ अदर पीपल। हमें यह भी जानना होगा कि हमारे पास जो अनुभव हमने सुने हैं, हमारे पास जो विश्वास हैं, जो विचार हैं, वो हमने कहाँ से ग्रहण किए। हमें अपने विचारों को आलोचनात्मक ढंग से जानना होगा। इसलिए जब भी एक राइटर, एक रीडर, एक ट्रबल शूटर जब किसी चीज को ग्रहण करता है, लेता है, जानने का प्रयास करता है, तो हमें उसे क्रिटिकल एनालाइज के द्वारा समझना चाहिए। सेकंड है एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। वी डू नॉट यूज ऑल द वर्ड्स द मोमेंट्स वी हियर देम और रीड देम वंस। हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं शब्दों के माध्यम से, हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तब उसके बारे में जान पाते हैं। यानी कि जिस भी शब्द का और वाक्य का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बोलने में या लिखने में, उसे हमने जरूर कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा होगा। वी डू नॉट यूज ऑल द अनफेमिलियर वर्ड्स। हम सभी अनफेमिलियर वर्ड्स का यूज नहीं करते। द मीनिंग ऑफ विच वी हैव गेस्ड व्हाइल रीडिंग और लिसनिंग इन आवर स्पीच और राइटिंग। हम अपने बोलने में, लिखने में और सुनने में मैक्सिमम उन वर्ड्स को यूज करते हैं जिनके हम एक्चुअल होते हैं। वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स इफ वी हियर और रीड देम अगेन एंड अगेन। हम उन शब्दों को समझना तब शुरू करते हैं जब हम बार बार उन शब्दों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। आवर लिसनिंग एंड रीडिंग वोकैबुलरी इज मच मोर देन आवर स्पीकिंग और राइटिंग वोकैबुलरी। हमारे सुनने और पढ़ने की जो शब्दावली है वो हमारे बोलने की और लिखने की वोकैबुलरी से बहुत बड़ी होती है। The words that we use correctly when we say or write from our active vocabulary। जिन शब्दों को हम बिल्कुल सही रूप से प्रयोग करते हैं, कहते हैं और लिखते हैं, इस vocabulary को एक्टिव vocabulary कहा जाता है। And those that we have an idea or can guess the meaning of but cannot use confidently from our passive vocabulary। और जिन शब्दों का हम प्रयोग तो करते हैं परंतु उनके प्रति हम श्योर नहीं है कि उसका संपूर्ण अर्थ क्या है या उसका पूरा अर्थ क्या है, तो ऐसी वोकैबुलरी को पैसिव वोकैबुलरी कहा जाता है। Our active vocabulary is more limited than our passive vocabulary। हमारा अगला टॉपिक है द बेसिक ऑफ राइटिंग इफेक्टिवली, कि हमारे जो प्रभावपूर्ण तरीके हैं उसका बेस क्या है। जब हम लिखने बैठते हैं तो लिखने के समय हम किन टॉपिक्स को लें कि हमारा जो राइटिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। राइटिंग इज इम्पोर्टेंट टू अस। लेखन हमारे लिए बहुत उपयोगी। इन आवर डे टू डे लाइफ राइट फॉर वेरियस पर्पस। यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई विषयों पर लिखते हैं। वी राइट ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, वी राइट लेटर्स, वी राइट रिपोर्ट्स, सो मेनी थिंग्स। राइटिंग हेल्प अस थिंक। जो लिखना है हमारे सोचने और विचारने में सहायता करता है। टू बी क्रिएटिव येट ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल। हम जो भी लिखते हैं बहुत सोच समझ के लिखते हैं, वो संगठित होता है और वो लॉजिकल होता है।
When we write, we generate ideas. जब हम लिखते हैं हम विचारों को पैदा करते हैं. And content which we arrange in systematic, और अपने कंटेंट को हम सिस्टमैटिक यानी कि बहुत ही क्रम में लेकर चलते हैं. Ways to be effective writer. एक अच्छा लेखक हमेशा सोच विचार कर लिखता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, उनको अरेंज करता है, उनको एक सिस्टम में लेकर आता है, तभी उसे हमें इफेक्टिव राइटर कहते हैं. बाय कंबाइनिंग वर्ड्स, पैराज एंड सेंटेंस एंड ऑफन ज्वाइनिंग देम कंजंक्शन. हम अपनी चीज़ों को शब्दों के माध्यम से, पैरा के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से एक ऐसे जुट के रूप में रखते हैं कि उसको पढ़ते ही हमें मज़ा आता है और इससे हमारे नए विचार भी उत्पन्न होते हैं. राइटिंग हेल्प्स रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैपेंड बाय द सिचुएशंस. प्रॉब्लम्स डिपेंड्स योर एबिलिटी. हमारे लिखे हुए राइटिंग या हमारा लिखा हुआ लेख हमारे लिए हल प्रस्तुत करता है, हमारी प्रॉब्लम्स दूर करता है और हमारी एबिलिटी को भी दिखाता है कि हमारी एबिलिटी क्या है. और अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग तरीके के लेखन होते हैं, राइटिंग होती है. इन दिस चैप्टर वी रिफ्लेक्ट ऑन अदर राइटिंग प्रोसेस. जब हम द बेसिक ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो हम उन टॉपिक को लेते हैं जिन टॉपिक से हमारी राइटिंग प्रोसेस में सुधार होता है, उसमें एक तरह की मतलब एबिलिटी चीज़ें बढ़ जाती हैं. जैसे क्या लिखना है, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, अरेंज वर्ड्स, अरेंज सेंटेंस एंड मीनिंग ऑफ आवर पैराग्राफ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पैराग्राफ. पैराग्राफ तो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, आप सब जानते हैं पैराग्राफ क्या है. किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करना पैराग्राफ कहलाता है. ए पैराग्राफ इज ए पीस ऑफ राइटिंग which is unfilled by an idea or a theme. This idea or theme is called the topic of the paragraph. Every paragraph should have a topic sentence which contains the theme or the idea. The topic sentence can be written in the form of a statement or even a problem. This topic sentence you can either write in the beginning of a paragraph or at the end or even in the middle of the paragraph. Starting a paragraph with a topic sentence helps both the writer and the reader. For the writer, it will be less difficulty in writing a unfiled paragraph if he relates every sentence to the topic sentence the central idea it contains, and the reader will know immediately what the paragraph is about. यानी कि हम कह सकते हैं कि what is paragraph. पैराग्राफ का मतलब क्या है कि हम किस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं और जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी. स्टार्टिंग का मतलब है आप सबसे पहले उस टॉपिक को डिफाइन कीजिए. जैसे सपोज दैट आपने एक टॉपिक लिखा इन्वायरमेंट के ऊपर, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट. आप टॉपिक में इसको एक्सप्लेन कीजिए. देन आप एक्सप्लेन कीजिए कि इन्वायरमेंट कैसे बना, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, इसमें पार्ट्स कितने हैं और ऑल अबाउट इसमें कितना टाइम लगा और आज इन्वायरमेंट कैसा है, इसकी कमियां कैसी हैं. एंड द एंड ऑफ वी एक्सप्लेन आवर ऑल कंक्लूजन कि भाई जो हमने लिखा शुरू में परिभाषा दी और उसके बीच में बॉडी में हमने उसको एक्सप्लेन किया एंड द लास्ट और बिल्कुल लास्ट में हमने अपने पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन दे देना है. हमारा अगला टॉपिक है राइटिंग ए कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स रचना करना, कुछ भी बनाना. एक कंपोजिशन कैन बी ए पोएम, ए पीस ऑफ म्यूजिक, एज कल्चर और ए पेंटिंग. यानी कि जब कंपोजिशन की बात करते हैं वो कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, कोई संगीत का एक छंद भी हो सकता है, हमारी सभ्यता भी हो सकती है और कोई पेंटिंग भी हो सकती है. इन राइटिंग ए कंपोजिशन रोज थ्रू सिंगल पैराग्राफ. और जब हम राइटिंग के अंदर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम सिंगल पैराग्राफ की बात कर रहे हैं. कंपोजिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान फ्रॉम द फूल. यानी कि इस प्रकार से अपनी राइटिंग प्रोसेस को रखना कि कोई भी व्यक्ति जब उसको पढ़े तो उसकी संपूर्ण बातें, उसकी पूरी कंप्लीटली डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए. वी विल नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन. हम जानते हैं कि कंपोजिशन कई प्रकार का होता है. ऑर्गेनाइजिंग कंपोजिशन एंड टिप्स टू राइट कंपोजिशन. There are some types of compositions like narrative composition, expository composition, descriptive composition and argumentative composition. Next है different types of writing. यानी कि लेखन के कौन कौन से और भाग हो सकते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं. We read or write different types of writing such as letter. हम कई प्रकार के लेख लिखते और पढ़ते हैं. जैसे इसमें कई राइटिंग है आपकी लेटर,
story, novel, poem, they differ in structure, content and use of language। यानी कि हम मोटा मोटा देखते हैं कि राइटिंग के टाइप क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपका लेटर भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है, नॉवल भी हो सकता है, पोएम भी हो सकता है। और ये जितने भी राइटिंग के टाइप्स हैं ये सब अपने स्ट्रक्चर में पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, इनके कंटेंट अलग अलग होते हैं और इसमें भाषा का यानी लैंग्वेज का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। वी विल नो अबाउट वेरियस फॉर्म ऑफ राइटिंग्स। हम सब जानते हैं कि इसके कई प्रकार हैं। इसमें आपको डायरी, कंपोजिशन, लेटर, इन सबको रखा जा सकता है। मीन्स देयर आर ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म राइटिंग्स। मतलब कि एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक राइटिंग्स हैं। दे इंक्लूड कीपिंग डायरीज, राइटिंग कन्वर्सेशन, डायलॉग्स, लेटर्स, ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स। अब डायरीज आप लोग जानते हैं, डायरीज किसे कहते हैं कि भाई जब कोई आदमी अपना पर डे अपनी फीलिंग्स को, अपने साथ होने वाली घटनाओं को या अपने बातचीत को पर डे अपनी डायरी में एज ए नोट उतारता अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डायरी राइटिंग। राइटिंग कन्वर्सेशन मीन्स जब टू और मोर देन अदर पर्सन्स अपनी कन्वर्सेशन को एज ए डायलॉग लिखते हैं, जैसे कि राम, हाउ आर यू श्याम, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन। कि मतलब डायलॉग ऑन कन्वर्सेशन जब दो या दो से अधिक लोग आपस में किसी विषय को लेकर बातचीत करते हैं एज ए डायलॉग, एज ए संवाद। देन लेटर्स भी दो टाइप के होते हैं आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स वे लेटर जो आप अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, डिपार्टमेंट में लिखते हैं। और अनफॉर्मल वो जिनको आप अपने नियर डियर यानी पापा, मम्मा, ब्रदर, लवर्स, इन सबको आप राइट करते हैं। ईमेल ये भी लेटर का ही टाइप है। आजकल सबके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंटरनेट है, तो जब हम किसी को पेपर पर लेटर ना लिखकर कंप्यूटर के द्वारा नेट के थ्रू उसको अपने मैसेज सेंड करते हैं वाया ईमेल, दैट्स कॉल्ड ईमेल। रिपोर्ट्स भी आपने किया हुआ है। रिपोर्ट्स मीन्स जो भी आपके सामने चीज़ घटी, आप किसी स्थान पर गए, वहाँ पर जो घटना घटी, आपके ऑफिस में कोई चीज़ हुई, घटना, कुल मिलाकर बीती हुई घटनाओं को एक पास्ट इंडेफिनिट वे में लिखना और उसको प्रस्तुत करना कि टोटल उसका कंक्लूजन क्या था, क्या घटना घटी थी, और रिपोर्ट कहलाता है। देन फिलिंग ऑफ फॉर्म्स। फिलिंग इन फॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आज पर डे लाइफ में आपको कोई ना कोई फार्म भरना पड़ता है, चाहे वो स्कूल का फार्म हो, चाहे वो बैंकिंग का फार्म हो, चाहे वो आधार कार्ड का फार्म हो, या फिर किसी भी एकेडमी का इंस्टीट्यूशन का फॉर्म हो। हम पर डे किसी न किसी फार्म से जुड़े रहते हैं। We fill in forms to seek admission in school, college, reserving and cancelling berth or trade, or booking, cancelling flight ticket, opening or closing a bank account, depositing, transferring money and numerous other purpose। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पर डे लाइफ में अगर हमें स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपनी सीट को रिजर्व करना है, कैंसिल करना है, अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी है, बुक करनी है, या बैंक में अपना खाता खोलना है या बंद करना है, या फिर हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं, या किसी भी और काम के लिए जब हम किसी फॉर्म को फिल करते थे, नेम, देन आपका एड्रेस, देन आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आप कहना क्या चाहते हैं, आप वहाँ किस पर्पज़ से क्या, तो ये सारा टोटल उसमें आएगा, आपका फिलिंग ऑफ फॉर्म्स में आएगा। और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मीन्स सूचनाओं को भेजना। In information transfer, a learner writes a paragraph after reading and interpreting a graph, a chart, a table or giving direction based on a map। जब हम किसी सूचना को ट्रांसफर करते हैं तो वो एक लेख के रूप में हो सकती है, एक ग्राफ के रूप में हो सकता है, एक चार्ट के रूप में हो सकता है, एक टेबल के रूप में भी हो सकती है, और यहाँ तक कि वो मैप भी हो सकता है। यानी कि सूचना को किस किस प्रकार से हम दूसरों तक उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग analytic faculties and is useful in the study of subjects like mathematics, science and commerce। यानी कि हम जब ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि भाई हम किसी इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं, चाहे वो एज ए पैराग्राफ हो, एज ए ग्राफ हो, एज ए चार्ट हो, और सबसे ज़्यादा चार्ट, ग्राफ, टेबल, इन सब का यूज़ कहाँ करते हैं हम? मैथमेटिक्स में करते हैं, साइंस में करते हैं और कॉमर्स में करते हैं। देन हमारा एक अलग क्वेश्चन है, राइट ए
डायरी ऑफ ए डे इन योर लाइफ, कि अपने रोज की रूटीन यानी जो हमारा दैनिक जीवन है उसके बारे में डायरी लिखनी है। व्हाट इनसाइट्स हैव यू गेन अबाउट योरसेल्फ। ये एक सिंपल सा है कि भाई आपके सामने आपको एक राइटिंग करनी है। राइटिंग आपके लाइफ है, आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जैसे आप किस टाइम उठे, आपने क्या फील किया, उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए गए, फिर आपने नहा धो के नाश्ता किया, नाश्ता करने वाले आपको बाय बोला, आप घर से निकले, रास्ते में कौन मिला, किससे क्या बात हुई, आपको किसने हर्ट किया, आपको क्या पसंद आया, स्कूल में कैसा आपका दिन रहा, स्कूल से आपका सारे दिन रहा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी फीलिंग्स उसको डिक्टेट करना, उसको लिखना, उसको एक राइटिंग प्रोसेस लेकर ना डायरी कहलाता है। इसको आप इजीली कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेटर्स। वी राइट लेटर्स फॉर वेरियस रीजंस। वी राइट लेटर टू आवर फ्रेंड्स, relatives or many other pupils to whom we do not know. Sending emails also a type of letter writing. We write letters to inform, invite, inquiry, complain, correct, expire, sympathy and other and order goods. यानी कि हम कई कारणों से लेटर लिखते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों को पत्र लिखना, रिश्तेदारों को लिखना या फिर दूसरे लोगों को। हम लेटर लिखते हैं जैसे कि किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी क्वेरी को पूरा करने के लिए, शिकायत करने के लिए, बधाई देने के लिए, दूसरे के प्रति सिंपैथी देने के लिए और दूसरे अदर ऑर्डर्स को मंगाने के लिए। और जो हम ईमेल करते हैं वो भी लेटर का ही एक टाइप है। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, राइटिंग लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो हमारे रीजन्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम लेटर्स को 2 टाइप्स में बांट लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स औपचारिक, लाइक ऑफिस, डिपार्टमेंट में जो लेटर्स जाते हैं, चाहे वो शिकायत करने के लिए हो, मंगाने के लिए हो, ऑर्डर देने के लिए, इनको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। एंड जब हम अपने दोस्तों को, अपनी प्रेमिकाओं को, पत्नियों को, माता पिता को पत्र लिखते हैं और उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। इसमें हम केवल अपनी फीलिंग शेयर्स करते हैं। तो इट्स मीन्स कि भाई जब एक स्टूडेंट एक टीचर को लेटर लिखता है, एक आदमी किसी पुलिस स्टेशन को लेटर लिखता है, एक आदमी कोई शिकायत करता है किसी डिपार्टमेंट में, इसको हम रखेंगे फॉर्मल में। और जब एक बच्चा अपने डैडी को, एक लड़की अपने मम्मा को, एक पत्नी अपने पति को, इस तरह के लेटर बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स हेल्प लर्नर टू स्टडी मोर एफिशिएंटली। कि जो स्टडी स्किल्स होती हैं लर्नर को हेल्प करती हैं और इतनी अच्छे से अध्ययन हो सकता है। देयर आर 2 ways टू बिकम मोर इफेक्टिव लर्नर्स। इसके 2 मोर इफेक्टिव टाइप्स हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बाय स्टडिंग टू एनहांस द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली एंड एट विल। Linguistic skills and study skills are different. Linguistic skills help us to communicate, while study skills enable us to study. The process of study involves 4 operations: participation, comprehension, retention, and retrieval. हम कुल मिलाकर कह सकते हैं जो स्टडी स्किल्स है उसको 4 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग स्किल्स, इसमें 2 टाइप्स है, participation और comprehension, और बी है स्ट्रॉन्गिंग स्किल्स, रिटेशंस एंड रिट्राइवल स्किल्स शामिल होते हैं। गैदरिंग स्किल्स हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई द लोकेट इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिलेटेड। गैदरिंग स्किल्स हमारी सहायता करती है, जो पढ़ने वाला है, जो जानने वाला है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे लोकेट करे इंफॉर्मेशंस को। These skills include reference skills and sub skills or reading, skimming and scanning. Reference skills can be further subdivided according to the material to be consulted, use of dictionary, and thesaurus, use of library. Reference skills. Dictionary is a very important source of information for learners of English as a second language. जब कोई बच्चा या जब कोई पाठक सीखना चाहता है तो डिक्शनरी एक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फॉर्मेशन को जानने का, और विशेष रूप से जब हम इंग्लिश को सीखते हैं एज ए सेकंड लैंग्वेज। लर्नर्स जनरली यूज ए बिलिंगुअल डिक्शनरी एंड कंसल्ट द डिक्शनरी व्हेन दे गेट ए प्रॉब्लम विद द मीनिंग। जब भी किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को पढ़ते हुए कोई दिक्कत होती है तो डायरी खोलकर उसके मीनिंग्स ढूंढता है, और जितने भी मैक्सिमम लर्नर्स है वो बिलिंगुअल डिक्शनरी यूज करते हैं। इसमें दोनों के मीनिंग्स होते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्निक है रेफरेंस बुक्स है, उसमें कहीं ना कहीं डिक्शनरी का एक बहुत बड़ा पार्ट आपकी हेल्प करता है। एवरी डिक्शनरी हैज़ ए सेक्शन एट द स्टार्टिंग टेलिंग हाउ टू यूज़, और जितनी भी डिक्शनरी होती है उन सब में बताया गया होता है कि आपको डिक्शनरी कैसे यूज़ करनी है, और वहाँ पर एग्जाम्पल भी होते हैं। एन एंट्री फॉर ए वर्ड इज मेड अप ऑफ ए several parts. Different symbols, typeface indicate key features of the word, its pronunciation, for example, and how to spell it various forms, as well as its definition and grammatical information also. ये जो टॉपिक है अब टेक्निक्स ऑफ नोट टेकिंग, ये मेन टॉपिक है, और ये जहाँ तक पॉसिबल है मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट्स टेक नोट्स व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर। विद्यार्थियों को नोट्स लेने चाहिए जब वो किसी लेक्चर को सुनता है, यानी कि जब आप किसी क्लास में किसी लेक्चर को ले रहे हैं तो लेक्चर सुनते हुए क्यों उसमें से नोट्स निकालना, ताकि आपको याद रह जाए कि लेक्चर बताया गया। एन ऑफिस वर्कर टेक्स नोट्स व्हेन द बॉस गिव्स हिम हर इंस्ट्रक्शंस। We also take note when attending a meeting on a conference. People take notes mainly for two reasons: to keep a record of the speaker or the writer main ideas. कि mainly जो लोग हैं नोट्स क्यों बनाते हैं, उसके दो कारण हैं कि जो स्पीकर या राइटर बोल रहा है उसके मेन आइडियाज को नोट कर लिया जाए। टू हेल्प आवर मेमोरी व्हेन वी आर रिवाइजिंग एग्जामिनेशन, और हम इसलिए भी नोट लेते हैं ताकि हम अपनी मेमोरी को अच्छा बना सकें, हम रिवाइज कर सकें अपने एग्जाम के लिए, अपने रिपोर्ट के लिए। इन वी शैल आइडियल विद टेकिंग नोट्स। यहाँ हम देखेंगे कि भाई किस प्रकार से आइडियल नोट्स बनाया जाता है। टेक्निक ऑफ नोट टेकिंग इस बात पर जोर डालती है कि जब आप कोई किसी पुस्तक पढ़ते हो, जब आप रीडिंग करते हो, जब आप किसी लेक्चर को सुनते हो, तो उसके मेन की सेंटेंस को इस तरह से निकालना कि ताकि जब भी आप किसी सेंटेंस को रीड आउट करते हो तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने से घूम जाता है। तो फोकस करना है हाउ टू गैदर की सेंटेंस, व्हाट वी टेक and how to take and how to arrange your notes. The ability to read with a purpose and to separate essential information in a text from repetitive and relevant. Sorting device to save time and condense material. A proper use of the ideas. कुल मिलाकर यहाँ कहने का अर्थ ये है कि प्रॉपर रीडिंग करने के बाद जो हमारा पर्पस है उस पर्पस को पूरा करने के लिए वही की सेंटेंस लेने हैं जिससे हमारा पर्पस पूरा हो जाए। जो एसेशनल इंफॉर्मेशन है वो उसमें आ जाए, उसमें जो इरेलेवेंट चीज़ें हैं उनको शामिल ना किया जाए, और जहाँ तक है नोट्स छोटे हों, अच्छे हों, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें, और जो हमारे नोट्स हैं प्रॉपर प्रिपरेशन में, प्रॉपर सीक्वेंस में, हमारे आइडियाज़ में आगे पीछे चीज़ें गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है पैराफ्रेज, फ्रीज एंड समरीज। Paraphrase means rewriting something using different words without changing original meaning. The paraphrase should be clearly and more easily understood. Its purpose is to convey the meaning of the original message, to prove that we have understood the passage well enough to restate in our own words. Prix, derived from the word of precise, is a form of writing that reduces the length of the original passage by at 2/3 of the original text. It retains important ideas, preferably in the order in which in there the original. A summary summarizes the original text and hold its main idea or other supporting themes. The summary should give a clear and accurate overview of the original text. A summary writing combines paraphrasing. Passage for note taking. Now read the following passage. जब हम नोट टेकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया गया तो कम से कम 2 और 3 टाइम्स आपको रीड आउट करना है। देन रीड आउट करने के बाद जितने भी उसमें पारा है उन पारा के अकॉर्डिंग पर पारा, यानी कि पारा फर्स्ट, पारा सेकंड, पारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसमें से मेन की सेंटेंस लेने हैं, और उस की सेंटेंस के जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको लाइन में उसको चेक कर देना कि यहाँ पर ये चीज़ हमें लेनी है और उसको इंडिकेट करना है। Kernel note taking method. Another technique of a note taking is the kernel note taking method. It is a system of taking, organizing, and printing notes which was devised by
Press Walter Koch of Cornell University diagrams which this method requires very little preparation makes it ideal for note taking during lecture. The notes page can be divided into note tables or into 3 or 4 different sections. ये एक टेक्निक है नोट टेकिंग की जो कि प्रेस वाल्टर कॉक यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई थी। इसमें डायग्राम विच दिस मेथड रिक्वायर्स वेरी और इसमें कोई खास मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। एक आइडियल नोट टेकिंग है ताकि किसी लेक्चर को सुनते हुए आप उसके मेन टॉपिक्स आसानी से निकाल सकते। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड है ये एक यूनिवर्सिटी है प्रेस वाल्टर कॉक ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी, यहाँ से निकाला गया है और ये सबसे आसान टेक्निक है कहीं से भी नोट निकालने की। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भी आप कहीं पढ़ने बैठते हैं किसी बुक को या आप कोई लेक्चर सुनते हैं या कोई बात सुनते हैं तो वो बात आपको याद रह जाए तो उसके मेन की सेंटेंस को मेन मेजर लाइंस को इस प्रकार से निकाल लेना और उसको लिख लेना ताकि आपको काम करते हुए उसको एक्सपेक्ट करते हुए वहाँ से आपको मेथड मिल जाए और इसलिए आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही क्योंकि समय बहुत कम था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था इसको में। तो आशा करता हूँ कि आपको काम आएगा।